वाइस चांसलर साहब जो है वो इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ईंट से ईंट बजाए हुए हैं। किस तरह से आप इसको ख़त्म कर रहे हैं, जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, उसमें पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से वो जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कर रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को छोड़ के बाकी सब की नियुक्तियाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही करते हैं और वही नहीं है। आपने नए पदों का सृजन किया, नए पदों के सृजन का अधिकार सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है और वो भी आपने अपने मन से किया। उन पदों पर जो मानदेय निर्धारित किया उसके मानदेय के निर्धारण का अधिकार ये भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर है, जिसका आपने पूरा विरोध मतलब नियमों का अवहेलना किया। उसके मानदेय के अलावा जो इसके बजट हैं, फिनांस हैं, सारे एग्जीक्यूटिव का काम ही होता है दिन रोज़ जो होने वाली घटनाएं उसको कैसे देख रेख करना और चलाने का वाला है, और वो चलाने वाले विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की बड़ी ही नहीं। तो ये तो पूरा का पूरा है। फिर आपने बताया कि किस तरह से आपने पेड़ों को काटा, पेड़ को काट के आपने हरे पेड़ों को काटा जो हेरिटेज पेड़ 100 साल पुराना, वो भी बिना किसी रीजन से, वो ही आपके पास नहीं है। तीसरा मैंने बताया कि किस तरह से आपने 93 प्रोफेसर को एक गलत तरीके से सप्रेस करके यहाँ पर अपने मतलब दादागिरी स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय के नियम कायदे कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई, आपने धमकाने और डराने की कोशिश की एक गलत रूल को कोट कर, और वो है CCS रूल। CCA रूल सिविल सर्वेंट पर अप्लाई होता है और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अगर CCA रूल के अधीन आ जाएगा तो डेमोक्रेसी में जो विचारों का आदान प्रदान है, जो शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं, सब चीज़ सब देशद्रोह में आ जाएगा। वो तो सब जेल में बंद हो जाए तो पढ़ाएंगे कौन? आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? विकास कैसे होगा? नई ऊंचाइयाँ कैसे होगा? बदलाव कैसे होगा? कोई कल निर्भया पैदा होगी तो उसके बारे में, उसके लिए कानून में जो आपने अभी बदलाव किए, ये किसने? बुद्धिजीवी ने तो बताया है आपको। बुद्धिजीवी तो विश्वविद्यालयों में ही रहते हैं, उसी की हत्या कर देंगे। आप अगर पेड़ की हत्या कर देंगे तो फल कहाँ से आएगा? आप CCA रूल द्वारा पेड़ की हत्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। आपने इस पर कुछ रूल को लेकर के कहीं कुछ बातचीत की है विश्वविद्यालय? देखिए हमने रिप्रेजेंट किया, जब मुझे भी धमकी दी गई ना CCA रूल से, अच्छा, तो मैंने रिटर्न तौर पर, ये देखिए रिटर्न तौर पे मैंने इसके अपना प्रोटेस्ट जारी किया उसमें। ये CCA रूल की धमकी मुझे भी दिया, तो मैंने कहा कि ये CCA रूल जो आप दिखा रहे हैं ये मेरे पे दिखाएंगे। जो CCA रूल है ये आप मेरे पे नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। मैं लड़ूँ ना लड़ूँ ये तो मेरा है, और हमारे यहाँ के कितने प्रोफेसर ने चुनाव लड़े हैं। तो चुनाव लड़ेंगे तो वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे, वो पार्टी का अपना आइडियोलॉजी भी होगा। वो जरूरी नहीं कि सरकार की पार्टी हो, वो विपक्ष की पार्टी भी हो सकती है। तो सरकार विपक्ष के विरोध में बोलेंगे और सरकार के विरोध में बोलेंगे वो, तो फिर तो वो सारे CCA रूल कंडक्ट रूल में जीवन भर जेल में रहेंगे या नौकरी चले जाएंगे वो। तो मतलब आपकी जो पूरी सोच है उसमें कोई तथ्य नहीं है ना, तर्क नहीं है ना। आप बेसिक मूल आत्मा क्या है कि आप डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं और राजतंत्र यानी मनमानी, मोनोपोली और भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का अगला सबूत है चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अधीन अस्पताल में आने वाला जो उसके चिकित्सा अधीक्षक महोदय, जो एक अपराधी और भ्रष्टाचारी सत्यापित हैं, जिन पर की खुलेआम मैंने लिखी हुई है, चारों तरफ अभी भी छपी है, वहाँ भी लिखा होगा जो मेरे आंदोलन के अभी भी नहीं, केवल यही भ्रष्टाचारी हैं, ट्रामा में नहीं भ्रष्टाचार नहीं, हमारे चारों तरफ ऐसा नहीं है। मालूम मैं तो कहा पूरे विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। वो भ्रष्टाचार की शुरुआत ऊपर से ही हो रही है। खुद VC साहब ने हमारे ही डिपार्टमेंट में, हमारे पूर्व के जो विभागाध्यक्ष डॉक्टर जैन साहब थे, उनके कार्यकाल में 2.56 करोड़ का खरीद हुई और खरीद में भयंकर अनियमितताएं हुई। उस अनियमितताओं के लिए की जांच के लिए मैंने लेटर लिखे, जांच कमेटी गठित हुई, जांच हो ही रही थी कि VC साहब ने अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज करते हुए डिपार्टमेंट से उन वेंडर को पेमेंट कर दिया जो संदेहों के घेरे में थे, यानी कि सीधे के सीधे वित्तीय अपराध है। और बाद में कमेटी ने रिकमेंड किया कि वो उसमें अनियमितताएं हुई है। कितने करोड़ की खरीदी हुई थी? 2.56 करोड़। वो कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है क्या, कहीं मिली आपको? हाँ, जिसमें अनियमितता डॉक्टर साहब 2.5 है, 2.6 2.5 कब की बात है? 2.6 करोड़।
क्यों डॉक्टर साहब? क्या कार्रवाई में खरीदी हुई थी? यहाँ कार्डियो कब की बात है? ये है हमसे पहले का है, 2020 वगैरह का है, 2020 का और 2020-21 की। जांच कमेटी ने माना था कि इसमें गड़बड़ी हुई है। हाँ हाँ, अरे रिपोर्ट दूंगा मैं। कब? मैं जो भी कह रहा हूँ, देखिए मैं हवा में बातें नहीं करता। मैं जो भी कहूँगा, मैंने कहा किसी से स्कूल में अगर कोर्ट ने गलत मतलब बताया कि ये गलत है और ये यूनिवर्सिटी, तो मैंने आपको कोर्ट करके बताया कि कौन से कानून इस पर अप्लाई होता है। कब की रिपोर्ट है सर ये? ये कब? अप्रैल 2022 की रिपोर्ट होगी सर। अच्छा मैं याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको वो रिपोर्ट दूंगा अभी मंगवा के, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दूंगा। अच्छा अच्छा। उसकी आपको रिपोर्ट दूंगा। ये और जिसमें और ये पेमेंट कहाँ वो कुलपति कहाँ से पेमेंट हो रही थी? कुलपति जी ने हमारे फंड से हाँ। अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज करते हुए पेमेंट करवा दी, जबकि जांच कमेटी उसकी जांच कर रही थी। तब हो सकता है कि उनके पास रिपोर्ट भी दे दिया हो, मुझे नहीं मालूम कि उनको तब रिपोर्ट मिली थी कि नहीं, क्योंकि मुझे तो अक्टूबर महीने में शायद मिली थी रिपोर्ट। उसमें दोषी पाया गया था उसको? उससे पाए गए उसमें, और क्लियर कट लिखा। आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ के अभी दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या उसमें था, वो भी आपको पढ़ के। एक मामला आपके जो विभागाध्यक्ष पद का चल रहा है, जिसमें कल से इसके बाद पहले तो चिकित्सा अधीक्षक पद पे आ जाए, फिर हम वो उसके बाद में। तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय जो है, एक ब्लड बैंक में सत्यापित अपराधी हैं और भ्रष्टाचारी हैं, जिसके विरुद्ध मैंने कुलपति महोदय के पास कई पत्र लिखे, रजिस्ट्रार साहब के पास लिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आप उनके भ्रष्टाचार में बराबर के सहयोगी और साथी हैं। न सिर्फ उनके 3 साल के कार्यकाल तक आप उनको बनाते रहे, जो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट है। एक अपराधी तो बन ही नहीं सकता, जो ज़्यादातर समय बन सकते हैं वो है 3 साल, उसके बाद भी आज भी बनाए हुए हैं। ये साफ साबित करता है कि आप भ्रष्टाचार में सर से पैर तक डूबे हुए हैं, उसमें कोई बाय दाय नहीं है। आप बिल्कुल धुले हुए नहीं, बिल्कुल सर से पांव तक आप डूबे हुए हैं। आपको दूसरा सबूत मैं बता रहा हूं, जो लिखित तौर पर है। तीसरा, यही अपराधी चिकित्सा अधीक्षक हृदय विभाग के आवंटित जो उनसे उच्च अधिकारी डायरेक्टर साहब हैं, उनके 8/3/2024 के आदेश, जिसमें हृदय विभाग को संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला आवंटित किया, उनके आदेशों को नहीं माना कमेटी और इनको प्रोटेक्ट किया वीसी साहब ने, और उसको प्रमोट भी किया। तो फिर यहाँ भी वीसी साहब सीधा सीधा भ्रष्टाचार के आरोपी। तो डायरेक्टर का भी तो उतने जिम्मेदार हैं, डायरेक्टर ने क्यों नहीं क्या किया? खुद अपने अधिकारों से अपने आदेशों से पलट गए, तो बिल्कुल वो भी जिम्मेदार है, वो दूध के दूल्हे नहीं। क्योंकि आप डायरेक्टर को अगर कर रहे हैं तो फिर उन्होंने जी खुद मेरे लिए रिकमेंडेशन करा, हाँ। आप हेडशिप से हटा दिए जाए। जी। लेकिन किस आधार पर? कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ। मैं 24 घंटे अवेलेबल, इसी कमरे में अवेलेबल हूँ, यही हेड का कमरा है, यही जी। भाग है जी। और इस पर एक बहुत अच्छा लिखा था किसी पत्रकार महोदय आपके ने, कि इतने बड़े प्रोफेसर साहब को देख न पाया उनके खुद के कमरे में विश्वविद्यालय के प्रशासन। मतलब इतना बड़ा व्यक्ति बैठा, कोई माइक्रोस्कोपिक नहीं था कि माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढना पड़ता कि कहाँ है। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ नहीं था तो आप मेरी बातों पर मत जाइए। मैं तो अटेंडेंस में था, प्रेजेंट था, पेशेंट देख रहा था, रिपोर्टिंग है तो सारी रिपोर्टिंग होगी, किसी भी रिपोर्टिंग में सबको देख लीजिए, सब में होगा। लेकिन आप उस पर जाइए जो 4 कैमरे मेरे सामने लगे थे, आपने जो गार्ड 24 घंटे मेरे सामने बिठाए थे, और आपका जो विजिलेंस रिपोर्ट कर रहा था, उसको पूछिए कि मैं था या नहीं था। तो आखिर मुझे हटाया क्यों गया था? उसका राज है भ्रष्टाचार करने के लिए, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार। क्योंकि इस डिपार्टमेंट में भी जैसे अन्य डिपार्टमेंट में नियुक्तियाँ हो रही है, हमारे डिपार्टमेंट में भी नियुक्तियाँ होनी है। हर जगह इंटरव्यू हुआ, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का टाल के रखा गया। क्यों टाला गया? क्योंकि उनको लगता था कि मैं जबरन इनको 31 जुलाई को हटा दूंगा, और इसलिए उन्होंने 1, 2 और 3 तारीख को इंटरव्यू रखा। आप समझ जाइए, 1 तारीख को प्रेजेंटेशन और 2 तारीख को और 3 तारीख को इंटरव्यू, यानी अगस्त की बात कर रहा हूँ, कल परसों। अच्छा। और मेरा कार्यकाल 55 दिन का उन्होंने कम किया, और ये मेरी गलती नहीं है। जो मुझे अपॉइंट हुआ था, तो वो अपॉइंटमेंट में बहुत ही क्लियरली लिखा गया था कि आपका अपॉइंटमेंट 3 सालों के लिए। 29 जुलाई 2021 को मुझे अपॉइंट किया गया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/8/2021, और वो टेन्योर रेगुलर कोर्स में 31 जुलाई 2024 को खत्म होता। लेकिन इसमें मेरी वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ कि हटा दीजिए, इसमें आपने इंटरव्यू किया और गलत रीजन से इंटरव्यू किया।
वो मंशा क्या थी? नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, और नियुक्तियाँ प्रोसेस होती, पहले स्क्रूटनी होती। अगर उस स्क्रूटनी प्रोसेस में मैं बैठता तो आप गलत लोगों को चयनित नहीं कर पाते, वो बाहर निकल जाते स्क्रीनिंग में, उसको मैं बाहर कर देता। आपने मुझे बाहर कर दिया उसको अंदर करने के लिए, और उस दिन तक आपने बाहर रखा जिस दिन की वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। जिस दिन प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जिस घंटे कंप्लीट हुआ, उसके 10 मिनट के बाद आपने मुझे रीस्टेट कर दिया। तो जैसे आपका 3 साल कार्यकाल जैसे लास्ट कब है? आज वही तो बता रहा हूं कि हमारा शेड्यूल तब होता आज जब नियम कायदे कानून से 55 दिनों तक आप मुझे पद से नहीं हटाए। और पद से आपने क्यों हटाया? क्योंकि आपको भ्रष्टाचार करना था, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार करना था, क्योंकि हमारे विभाग में नियुक्तियां होना, वहां अपने लोगों को रखना है। तो अब आप 55 दिन और रहेंगे? अभी देखते हैं क्या हो, तो लड़ाई शुरू हो गई है। आप कितने दिन रहेंगे नहीं रहेंगे तो लड़ाई है, क्योंकि बीएचयू ने आदेश जारी किया है। आगे क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद पहले तो उन्होंने 18 जुलाई 2024 को फिर से मुझे रिअपॉइंट कर दिया, और फिर मतलब जैसे ही उनका प्रोसेस शुरू होगा, फैक्ट कमेटी कहते हैं, वो अपना स्क्रीन कर लिया तो खत्म हो गए। अब इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू को 31 अगस्त तक नहीं रखा, 31 जुलाई तक नहीं रखा, क्योंकि मैं तब हेड होता, फिर वो नियुक्तियां नहीं करवा पाते जिनको वो करवाना चाहते, जो उनके चाहते हैं। उन्होंने 1 अगस्त को रखा, 2 अगस्त को रखा और 3 अगस्त को रखा। ये इससे ज्यादा प्रूफ क्या मिलेगा कि वो खुले आम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो किन किन पदों पर नियुक्तियां होनी है? असिस्टेंट प्रोफेसर है और डिपार्टमेंट के इंटरनल प्रमोशन है, 4 पद हैं, उन पर नियुक्तियां हुई, और उसमें भ्रष्टाचार करना, उनको धांधली करना, इसलिए उन्होंने हमें इस रास्ते से हटाया। और इसीलिए हमारे बार बार लेटर लिखने के बाद भी हमारा जो ड्यू 55 दिन होता है, जैसे हम देखिए, हम जिस दिन छुट्टी लिए वो तो हम नहीं करेंगे, हम कोई छुट्टी दिन हम ले लिए थे वो हमारा ऐड कर दीजिए। हमारी क्या गलती है कि आपने हटाया मुझे, और अगर गलती था तो फिर आपने बनाया क्यों मुझे? मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मैं गलत था, सच में आपने गलत होकर मुझे हटा दिया, तो फिर आपने क्यों बनाया मुझे? जब मैं गलत था तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरे लेटर में जब मैंने कहा कि आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा क्योंकि आपने गलत तथ्यों के आधार पर मुझे हटाया है, तो आपने मुझे रीस्टेट कर दिया। लेकिन तब रीस्टेट किया जब सारा खेला लिपापोती कर लिया, आपने तैयारी कर ली कि अब हमको जिनको लेना है। अच्छा, इन्होंने क्या गड़बड़ी की है नियुक्ति में? करेंगे अपने मनचाहे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, और जो मनचाहे नहीं होंगे उसको हटा लें। जैसे अब कम से कम 30-40% जो लोग हैं, एक विभाग, आप समझिए, एक विभाग है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पूरे विभाग में एक भी आपने प्रमोशन नहीं किया, कहा कि सभी अयोग्य हैं। अब सवाल ये है कि उसका चेंज तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही हुआ है ना, ऑथराइज बॉडी नहीं की है ना, तो इसका मतलब या तो आप गलत हैं या तो वो गलत है जिन्होंने पहले इनका चयन किया। एक तो कोई गलत है। अगर वो गलत होते, वो तो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि वो नियम कायदे कानून को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा नियुक्ति की। आप ही गलत हैं क्योंकि आप सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको अपना चाहिए, और इसमें वित्तीय भ्रष्टाचार, चूंकि मेरे डिपार्टमेंट सत्यापित है तो मुझे लगता है कि इसमें वित्तीय लेन देन भी चल रहा है, और उस आधार पर नियुक्तियां चल रही है। इसमें घोर भ्रष्टाचार और अनियमितता है। मेरे पास सबूत है जिसमें आपने मेरे डिपार्टमेंट में खरीद फरोख्त में गलत तरीके से आपने ऑर्डर दिया। मैं ये सबूत आपको दे चुका हूँ और सब चुप है, कुछ नहीं बोलते मेरे जवाब। डॉक्टर साहब, नियुक्तियों में पैसे लेने का भी कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ऐसे या तो पर्सनल एफिलिएशन होगा, जानते हैं बेटा भतीजा इसको बताएंगे, या फिर पैसे लेंगे तो भ्रष्टाचार तो यही नहीं होगा, और क्या भ्रष्टाचार होगा। तो सर, इंटरव्यू को लेकर जो आपका इंटरव्यू 1, 2, 3 लगा है, उसको लेकर के भी आपने कोई चिट्ठी या कुछ लिखा है कि? अभी भेजने वाला हूँ। अच्छा, मतलब 2 चिट्ठी मैं पहले भेज चुका हूँ, अभी तीसरी चिट्ठी लिखने वाला हूँ, मतलब भेजने वाला हूँ। वो चिट्ठी भी मैं आपको। एक चीज और है बीएचयू में कि जैसे बीएचयू अस्पताल को चलाने के लिए बजट भी सरकार देती है, अचानक ऐसा क्या हो गया बीएचयू में कि हर चीज का रेट बढ़ रहा है। जैसे आप ऑक्सीजन, इनके पर्चा जो है यहाँ कैंसर का बढ़ गया, सर्जरी में बढ़ गया। आप ऐसे समझिए कि ओटी के मेंटेनेंस का चार्ज 100 रुपये था, वो 500 हो गया। तो ऐसा क्या है, हर आयुर्वेद में रेट बढ़ गए। कैंसर के मरीज को सरकार सस्ती दवा दे रही है, इनको बढ़ाना है। तो ऐसा क्या है कि कुछ इसका जो आप जैसे भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि बजट में कटौती हुई हो तो फिर बीएचयू के पास पैसा ना हो इस वजह से?
कह रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है। जैसे क्या है कि दो तरह के है, एक बार चलनी में आप पानी भरिए और एक बार चलनी के ऊपर एक सीमेंट डालकर उसमें पानी भरिए। पानी किसमें टिकेगा? चलनी के छेद को बंद कर देने से या चलनी में छेद रहने से? आपको मैं बताता हूँ, जब हम यहाँ पे आए थे तो पूरे अस्पताल का एनुअल बजट 2 करोड़ था, बस 2 करोड़, एनुअली 2 करोड़। अच्छा। और उस लड़ाई के बाद आज 200 से 300 करोड़ है, 200 नहीं, 200 से 300 करोड़ है बजट, एनुअल बजट। और जितनी सुविधाएं उस समय मिलती थी, खाना मुफ्त में मिलता था, मिलता है आज कभी किसी को? बताइए मुझे। दवाई मुफ्त में मिलती थी, मिलती है आज किसी को? 2 करोड़ में मिल सकता है और 200 करोड़ में नहीं मिल सकता, तो जा कहाँ रहा है? चलनी से पानी टपक रहा है, और वो पानी टपक रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार है। जब भी कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं होगी, उस पर बताए बुरा को लगाम नहीं लगेगा, चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, चाहे छात्र संगठनों द्वारा, चाहे शिक्षक संगठनों द्वारा, चाहे कर्मचारी संगठनों द्वारा, या सब मिलकर, तो कानून नहीं, अराजकता है इस विश्वविद्यालय में। और ये विश्वविद्यालय महामना की बगिया है, ये मत भूलिए। ये भीख से मांग कर खड़ी की गई बगिया है, और उस बगिया में बैठकर 1000 करोड़ आए आपके विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर। आप देखिए कहीं दिख रहा है? आप 200 करोड़ को क्यों देख रहे हैं? उससे बड़ा भ्रष्टाचार है। 1000 करोड़ आया कि आपके इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के नाम पर। कहाँ गए? कहाँ विकास हुआ? देखिए तो सही। ये खुले आम भ्रष्टाचार, मनमानी, नियम कायदे कानून की धज्जियां, और जिस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में महामना ने पूरी दुनिया से ढूंढ कर शिक्षाविदों को, एक से एक विद्वानों को लाए थे, एक से एक भ्रष्टाचारियों का संगठन और संग्रह किया जाता। इससे ज़्यादा दुखद बात हो क्या? लेकिन बीएचयू का कहना है कि सब कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, HIMS के तहत सारा फैसला लिया जा रहा है। जो HIMS फैसला लेने की चीज़ नहीं है। HIMS में तो अपॉइंटमेंट मतलब सिर्फ मरीजों का एंट्री और रिलेशन होता है, और रूल एंड रेगुलेशन से अगर इसको रूल, जैसे रूल बुक मैं अगर आप कहें तो ले आता हूँ, या आपके मोबाइल पे डाउनलोड करता हूँ, वहाँ पढ़िए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पावर क्या है, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आप निकालिए इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस एक्ट, पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है, एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक जिनके की भ्रष्टाचार के खुलेआम सबूत हैं। आज भी पर इतने आंदोलन, 20 दिन के अंदर अनशन, इतने दिनों के बाद भी, 3 सालों के टर्म के बाद भी आज भी बने हुए हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र जैन जो पूर्व विभागाध्यक्ष थे, 2.56 करोड़ के खरीद में अनियमितताएं पाई गई, उसको खुद जो कुलपति महोदय ने अपने सिग्नेचर से उसका पेमेंट कर दिया, जिसके विरुद्ध कार्रवाई चल रही थी। आप 200 करोड़ आपने खुद कहा, उससे ज़्यादा ही आ रहे मेरे संज्ञान में जितना है, 2 करोड़ था, और 200 करोड़ भी कम हो गया। हर सुविधाएं घटती जा रही है और फीस बढ़ते जा रहे हैं। ये मार्बल के ऊपर जो है वो टाइल्स लगाइए, ये भ्रष्टाचार। अगर इसमें और ढूंढना है किसी चीज़ को, तो वो किसी चीज़ को निजीकरण कर दीजिए। जैसे वो है ना भाई, देखिए अब CCI लैब जो फायदे में चल रही थी उसको निजीकरण कर दिया, अब एक भी रिपोर्ट सही नहीं आती। उसके बाद हम अपने खुद के डिपार्टमेंट में आपको बता रहा हूँ, मैं जो प्लास्टिक करता हूँ तो 25 से 30-35 हज़ार में कर देता हूँ। दूसरे हैं जो 60 हज़ार में करते हैं, वही है जो प्लास्टिक। तीसरे 1,20,000 में करते हैं, वही है जो प्लास्टिक कर रहे हैं। मेरे पेशेंट ज़्यादा बचते हैं, उनके कम बचते हैं। बताइए। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है, इसका यहाँ वाइस चांसलर साहब तक इसका भी रिप्रेजेंटेशन क्या, कुछ नहीं कहता है कि भारतीयता को बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।